Okay, so hello and welcome to the part B of the 16th module of this course. तो यहाँ पे अपने पास में एक 11th सर्किट है, 10 सर्किट अपन पढ़ चुके हैं अभी तक. दिस इज़ द 11th सर्किट. यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड अपने पास है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है. वी हैव two horizontal infinite rails of negligible internal resistance and these rails are perfectly smooth. और यहाँ पे एक external EMF connected है and the length of the conducting rod is small d. Alright, now at t equal to 0 we are closing this switch and we are instructed to find out the speed of this conducting rod as a function of time as soon as we close the switch. तो जैसे अपन ने switch को close किया, that is the moment time t equal to 0 and we need to find the speed of this conducting rod as a function of time. So इस टाइप की प्रॉब्लम्स अपन कर चुके हैं, but this is a bit confusing problem. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. देखो, जब इस टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखती है ना, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि स्विच क्लोज करती है, आपने बैटरी से आई करंट निकाल दिया और वो आई करंट उस रॉड में चला गया और आपने बोला कि आई की डायरेक्शन में हम डी एल वेक्टर को लेंगे एंड डी एल क्रॉस बी के हिसाब से हम मैग्नेटिक फोर्स चेक करेंगे. दिस इज़ फॉल्स, दिस मेथड इज़ इनकरेक्ट. लेट मी टेल यू वाई दिस मेथड इज़ इनकरेक्ट. तो यहाँ पे एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर माइनस बी नॉट के कैप. ओके, अब देखो क्या है, अगर अपन ने यहाँ पे एक्सटर्नल ईएमएफ कनेक्ट किया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कंडक्टिंग रॉड है, इस कंडक्टिंग रॉड के अक्रॉस हरदम कितना रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस ई. सो आई एम ट्राइंग टू से दैट इफ दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल देन दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ ई पोटेंशियल. इसका मतलब ये होता है. तो अगर यहाँ पे 0 वोल्ट्स है पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट्स होगा. तो लेट मी ड्रॉ द कंडक्टिंग रॉड फॉर यू. तो ये मैंने यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड बना दी है और कंडक्टिंग रॉड का जो नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे हरदम 0 वोल्ट्स पोटेंशियल रहना चाहिए और जो ऊपर वाला एंड है, यहाँ पे हरदम ई वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए. ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जो करंट होता है दैट इज़ the direction of flow of a positive charge. So current always flows from lower potential points to higher potential points. We can say this statement from the potential gradient definition. Okay, तो current इस rod में किस तरह से flow होगा. So this is the direction of current flow. अब current की direction आ चुकी है, तो अब current की direction में अपन dl वेक्टर को लेंगे and I dl क्रॉस b के हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स इस पर लग जाएगा पीछे वाले डायरेक्शन में. So this is the direction of magnetic force vector. Okay, अब आई डी एल क्रॉस बी के हिसाब से तो लग गया मैग्नेटिक फोर्स. तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टिंग रॉड इन दिस प्लेन ऑफ द सर्किट इज द मैग्नेटिक फोर्स. और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में अपन ने बोला कि किसी भी टाइम टी पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है दैट इज़ वी. डायरेक्शन अपन ने लिखी थी. अब वी क्रॉस बी डॉट डी एल के हिसाब से आप पोलैरिटी चेक करेंगे इंड्यूस डी एम एफ की, तो वो कैसे आएगी. देखो, वी क्रॉस बी, तो थंब आपका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट इज़ द पोलैरिटी. तो इस तरह से अपने को ये पोलैरिटी मिल चुकी है इंड्यूस्ड ई एम एफ की. So let us assume that at any time t, the distance of the rod from this line is what, x. तो ये distance अपन ने बोली x. अब अगर मैग्नेटिक फोर्स अपन लिखें तो मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी बी आई एल, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड बी आई एंड एल, सो दैट इज़ डी. करंट की अगर अपन बात करें तो करंट कैसे निकालेंगे अपन. देखो, इस सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द एक्सटर्नल ई एम एफ प्लस द इंड्यूस्ड ई एम एफ. This should be divided by the internal resistance of the conducting rod. So this is the value of I. तो अपने पास मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है, मैग्नेटिक फोर्स आ चुका है. तो अब अपन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी निकाल ही सकते हैं क्योंकि अपने को यहाँ पे रखना है. वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस डी फाई बाई डी टी. तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितना पास करेगा किसी भी टाइम टी पे, तो अपन देख सकते हैं सर्किट के थ्रू फ्लक्स जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है. सो द इनवर्ट फ्लक्स थ्रू दिस सर्किट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. तो किसी भी टाइम टी पे आपको फ्लक्स लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो है बी नॉट और एरिया वेक्टर उसी की डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो चुका है, तो कॉस 0 इज़ 1. और एरिया की अगर आप बात करेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी डी एक्स. रेक्टेंगल का एरिया हो चुका है डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंड्यूस्ड डी एम एफ की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी नॉट डी वी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी इज़ प्लस वी, है ना. एक्स जो है टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या है, पॉजिटिव है. और अगर x टाइम के साथ कम होता तो अपन लिखते डी एक्स बाई डी टी बराबर माइनस वी. ये तो है बेसिक कुछ बातें. अब आपको क्या करना है, E और ई एम एफ इंड्यूस की वैल्यू रखनी है करंट में. तो करंट मिल जाएगा अपने को, करंट को रखना है यहाँ पे, तो F मैग्नेटिक मिल जाएगा. सो आई एम ट्राइंग टू से दैट बी नॉट डी टाइम्स करंट, करंट कितना है, दिस इज द एक्सटर्नल ई एम एफ माइनस बी नॉट डी वी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ठीक है, एक्सेलरेशन के भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो भी माइनस आई कैप में है, वेलोसिटी वेक्टर भी माइनस आई कैप में है.
बस अब इसको इंटीग्रेट करके आपको आंसर निकाल लेना। कर दें इसको इंटीग्रेट, देखो अपन तो ध्यान से देखा जाए तो बी नॉट स्मॉल डी बाय कैपिटल आर एक तरफ है, डी टी एक तरफ है, और स्मॉल एम को अपन ने डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो इधर बचा डी वी डिवाइडेड बाय ई माइनस बी नॉट डी वी। लिमिट्स लगानी है आपको, तो टाइम टी ज़ीरो पे स्पीड ज़ीरो थी बिकॉज इनिशियली द रॉड वॉज एट रेस्ट, और किसी भी टाइम टी पे स्पीड हो चुकी है v, तो यहाँ से आप आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा दैट शुड बी e डिवाइडेड बाय बी नॉट डी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी नॉट स्क्वायर डी स्क्वायर टी बाय एम आर। ये आंसर है, चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इस तरह के अपन 10 सर्किट कर चुके हैं, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स मे कंफ्यूज इन दिस टाइप ऑफ सर्किट बिकॉज पहला इंस्टिंक्ट क्या आता है कि यार जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी में से एक करंट निकलेगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल पॉइंट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट हरदम लोअर पोटेंशियल पॉइंट से हायर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जाता है, दैट इज़ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मेथड 2 में अपन ने अब क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एक सीरीज आरसी एसी सर्किट था एंड वी वर हैविंग द सेम एसी वोल्टेज सोर्स दैट वाज वी बराबर वी एम कॉस ओमेगा टी। और अपन ने क्या देखा था, अगर अपन को करंट लिखना है इस सर्किट में तो डायरेक्टली अपन सेम मेथडोलॉजी फॉलो करके यहाँ पे करंट लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी वी एम अपॉन जेड। तो जेड कितना होगा, जेड इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और फाई की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज गोइंग टू बी टैन इनवर्स ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो यहाँ पे कैपेसिटर मिसिंग है तो आपको एक्स सी क्या करना है, जीरो करना है, और एक्स एल की वैल्यू रखनी है ओमेगा एल एंड आर वॉज ऑलरेडी देयर। Okay, so this is current as a function of time through this circuit. Now we are going to learn method number 3 of getting to the same answer, and this is a method of complex variables. तो अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी रियल वोल्टेजेस और रियल करंट्स है सबको कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस और कॉम्प्लेक्स करंट से रिप्लेस कर रहे हैं। सो वी आर डिफाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स वोल्टेज इक्वल्स वी एम ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। सो द रियल वोल्टेज इज एक्चुअली वी एम कॉस ओमेगा टी एंड दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स voltage. This is first equation. Same thing is valid for the complex current. So we are assuming a complex current I tilde that is equal to I naught e to the power iota omega t. Okay. Now this I naught may be a complex number. I tilde आ चुका है, V tilde आ चुका है. So this is the complex voltage, complex AC voltage. This is the complex current. So now we are going to apply Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law में क्या है, देखो अपन ने बोला कि instantaneous polarity of this real voltage is like this. तो इसमें इंस्टेंटेनियस करंट इस तरीके से है तो अपन कह सकते हैं करंट इस तरीके से जा रहा है, और इंडक्टर का काम क्या होता है, टू अपोज द चेंज इन इट्स ओन सर्किट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है करंट बढ़ रहा है तो दिस इंडक्टर विल क्रिएट एन ईएमएफ ऑफ रिवर्स पोलैरिटी लाइक दिस, और ये ईएमएफ कितना होगा, दिस ईएमएफ इज गोइंग टू बी माइनस एल डी आई बाय डी टी। सो वी कैन से दैट वी एम कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस भी और इंडक्टर के अक्रॉस भी, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड द टू वोल्टेज डिफरेंसेस। तो आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। नाउ व्हाट वी आर एक्चुअली सपोज टू डू इज रिप्लेस द रियल करंट्स एंड रियल वोल्टेजेस विद द कॉम्प्लेक्स करंट्स एंड कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किए थे, आई टिल्डा एंड वी टिल्डा। तो वी एम कॉस ओमेगा टी इज नथिंग बट इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ वी टिल्डा, तो डायरेक्टली अपन इसको वी टिल्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी टिल्डा इज इक्वल टू I tilde times capital R plus L d by dt of I tilde। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है, तो देखो V tilde की वैल्यू तो अपन रख सकते हैं डायरेक्टली वी एम ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। I tilde की वैल्यू है I नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी टाइम्स कैपिटल R आ चुका है प्लस L। नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट व्हाट I tilde कितना था, इट वाज I नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। तो अगली लाइन में अपन लिख सकते हैं वी एम ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इक्वल्स आई नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी टाइम्स कैपिटल आर प्लस एल आई नॉट ओमेगा ओके ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। चेन रूल लगा दिया अपन ने, तो ये इक्वेशन अपने को मिली। अब यहाँ से अपन ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी को कैंसिल कर सकते हैं। सो वी विल बी लेफ्ट विथ वी एम इक्वल्स आई नॉट कैपिटल आर प्लस एल आई नॉट ओमेगा। अब आई नॉट को कॉमन लेंगे तो आई नॉट शुड बिकम वी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस एल ओमेगा आयोटा। नाउ वी नो दैट इफ ए प्लस आयोटा बी इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट ए है और इमेजनरी पार्ट बी है, तो दिस कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ई टू द पावर आयोटा फाई, एंड दिस फाई इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज tan इनवर्स बी बाय ए इन दिस केस।
बी और ए को विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपको इसका जो है आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई नॉट की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैनिपुलेट करने का टाइम है। सो आई नॉट इज इक्वल टू वी एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर टाइम्स ई टू द पावर आयोटा फाई, और यहाँ पे जो फाई है कितना है, दैट इज गोइंग टू बी टैन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट विच इज़ एल ओमेगा, रियल पार्ट विच इज़ द रेजिस्टेंस। तो फाई को आपको यहाँ रखना है। तो एक्चुअली आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ वी एम डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आयोटा। फाई की वैल्यू कितनी है, इट इज़ टैन इनवर्स एल ओमेगा बाय कैपिटल आर। तो अभी तो अपने पास आई है वैल्यू आई नॉट की, तो आई नॉट की वैल्यू को अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो अपने पास में कॉम्प्लेक्स करंट आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स करंट कितना होगा, कॉम्प्लेक्स करंट इज गोइंग टू बी वी एम अपॉन रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट जेड, दिस टाइम्स ई टू द पावर माइनस आयोटा फाई प्लस आयोटा ओमेगा टी। तो इसमें से आयोटा को कॉमन लेंगे, तो इस आर्ग्यूमेंट की अगर बात करें तो दिस शुड बिकम ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। एंड what is actual current? The actual current is the real part of the complex current which is I tilde. So the actual current is real part of this complex number. तो इस complex number का real part कितना होगा, Vm upon square root of capital R square plus omega square L square times cos of omega t minus phi. Phi कितना था, phi was tan inverse omega L by R. So this is current as a function of time in this circuit. एंड दिस इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्ट सेम है। तो इस मेथड में अपन ने सबसे पहले क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स करंट से और कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस थे उनकी टर्म्स में लिखी किरचॉफ्स इक्वेशन, और इस इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड किया तो अपने को आई नॉट की वैल्यू मिली। आई नॉट की वैल्यू को अपन ने कॉम्प्लेक्स करंट वाली इक्वेशन में डाला तो अपने को कॉम्प्लेक्स करंट मिला। फिर कॉम्प्लेक्स करंट का जो रियल पार्ट था दैट वाज द एक्चुअल करंट इन दिस सर्किट जो अपने को निकालना था, और वो अपन पिछले मेथड से भी निकाल चुके हैं। तो एक्चुअली 3 मेथड अपन देख चुके हैं अभी तक इस आंसर तक पहुंचने के लिए, एंड दिस मेथड इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट हैंडी ऑफ ऑल। दिस इज़ वेरी अमेजिंग, एंड आगे की जितनी भी थ्योरी है इस पर बेस्ड है। ये तो आपको मैंने बिल्कुल बेसिक पार्ट बताया इसका, इसमें अपन बहुत डीप में जाने वाले हैं अभी। कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस, कॉम्प्लेक्स एडमिटेंस, सब चीज़ों में जाएंगे अपन, और पूरा जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से सॉल्व कर देंगे, और एक्चुअल रियल वेरिएबल से सॉल्व करने से ज़्यादा फास्ट स्पीड में अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो सी सम मोर कूल स्टफ। तो बात करते हैं मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस एंड एडमिटेंस की। सो इन दिस इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू डू द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑफ सीरीज एलसीआर एसी सर्किट, एंड वी आर इंस्ट्रक्टेड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट। तो यहाँ पे 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं, इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, और एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है V बराबर Vm cos ओमेगा टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन tilde V which is the complex AC source equated with Vm e to the power iota omega t, and the actual AC source is Vm cos omega t which is equal to the real part of tilde V which is the complex voltage AC source. In the next step we are going to define complex current through this circuit which is going to be I naught e to the power iota times omega t plus phi I. Okay, phi I is the phase difference between the current through the circuit and the supplying AC source which is Vm cos omega t. That's the actual AC source, and tilde V which is Vm e to the power iota omega t, that is the complex AC source. Okay, so what is the phase of the complex AC source? It is omega t. What is the phase of the complex current? It is omega t plus phi I. So the important thing about this illustration is that Ohm's law and Kirchhoff's law are valid for complex variables as well. So we can say that V is equal to IR. So this is the normal Ohm's law. So this is valid for complex variables as well. So we can replace these properties with the complex counterparts as tilde V capital R is equal to tilde I times capital R. So the complex voltage across the resistor at any time t is equal to the complex current through the resistor at any time t multiplied by the resistance. So this capital R is called as the complex impedance of the resistor. If we talk about the next real variable which is Vc, it is going to be Q by C. Q can be written as integration of I dt. Okay, the same thing can be written in complex variables as tilde Vc equals integration tilde I dt divided by C. Okay, so tilde Vc is equal to integration of I naught e to the power iota times omega t plus phi I. This is multiplied by dt. Denominator में था capacitance C.
इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, सो दिस शुड बिकम आई नॉट अपॉन आयोटा ओमेगा सी टाइम्स e to the power iota times omega t plus phi I. And if you will observe, I naught times e to the power iota times omega t plus phi I is nothing but the complex current through this AC circuit. So we can say that tilde Vc is equal to tilde I times 1 upon iota omega c. So this is again resembling with the Ohm's law for complex variables. So this number is going to be called as, okay, so this formula is again resembling to the Ohm's law for complex variables. So 1 upon iota omega c is called as the complex impedance of the capacitor. Okay, next we can talk about the inductor. So in real variables, the voltage across the inductor at any time t is going to be L di by dt. The same thing can be manipulated in complex variables as tilde VL equals L times d by dt of tilde I. So tilde I is the complex current through the circuit, tilde VL is the complex voltage across the inductor at any time t. Okay, so let's substitute the value of tilde I from equation number 2. So we can get the value of tilde VL, it is L times d by dt of tilde I. Tilde I was I naught e to the power iota times omega t plus phi I. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो tilde VL कितना आ जाएगा, I naught iota omega L times e to the power iota times omega t plus phi I. Now again this can be written as iota omega L times the complex current through the circuit. So we have another equation, let's call this equation number 4. So tilde VL is equal to iota omega L times tilde I. So tilde I is the complex current through this AC circuit and tilde VL is the complex voltage across the inductor at any time t. So this equation is again resembling with the Ohm's law in complex variables. So iota omega L can be called as the complex impedance of the inductor. So now we are having the values of complex impedances of the resistor, inductor and capacitor. So let me revise it once again for you. So what is capital R? It is the complex impedance of the resistor. What is 1 upon iota omega c? It is the complex impedance of the capacitor. What is iota omega L? It is the complex impedance of the inductor. Alright, so let's say that in a case if we have any ith element, so Ohm's law will be valid for any ith element. मान लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, कैपेसिटर, इंडक्टर और कोई कनेक्टेड है किसी और मैग्नीट्यूड का, उसको अपन ने बोला दैट इज द ith एलिमेंट ऑफ द सर्किट. So for any ith element of the circuit we can call tilde V ith is equal to tilde I multiplied by Z. What is Z? Z is the complex impedance of the ith circuit element and tilde I is going to be same because सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट किए हैं अपन ने. So tilde Vi can be written as, so tilde Vi can be written as V naught e to the power iota times omega t plus phi V. Tilde I can be written as I naught e to the power iota times omega t plus phi I. And this number is multiplied by the complex impedance of the ith circuit element. अब इस चीज़ को आप मैनिपुलेट करेंगे तो कैपिटल Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज़ V नॉट बाय I नॉट टाइम्स e to the power iota times phi V minus phi I. Now this phi V minus phi I is called as delta phi. Okay, so Z can be written as mod Z e to the power iota times delta phi, and delta phi can further be written as tan inverse of imaginary part of Z divided by the real part of Z. Okay, so let's make 3 cases. In case number 1, the value of Z is going to be capital R, and if the value of Z is capital R, we can say that this number is purely real, and if a number is purely real, the imaginary part is going to be 0. So the value of delta phi is 0. What was delta phi? Delta phi was phi V minus phi I, so we can say that phi V is equal to phi I. So we can say that the complex voltage across the resistor is in phase with the complex current through the resistor. If we talk about case number 2, Z is equal to iota omega L. What is iota omega L? It is the complex impedance of the inductor. And as we can see, this is a complex number which is purely imaginary, and if a complex number is purely imaginary, the real part is 0. So this number will try to approach plus infinity, and tan inverse of plus infinity is plus pi by 2. So we can say that phi V is equal to pi by 2 plus phi I. If we talk about case number 3, when the value of Z is equal to 1 upon iota omega c, and 1 upon iota can be written as minus iota omega c as it is.
So this number is purely imaginary and the imaginary part is negative as well. So we can say that this number is going to approach minus infinity because the real part of z is again 0 in this case. So delta phi becomes minus pi by 2, and what was delta phi? Delta phi was phi v minus phi I, which is equal to minus pi by 2. Okay, so the value of phi v is phi I minus pi by 2. So now that we have three beautiful equations, in the first equation we have taken the value of z to be the complex impedance of the resistor, which is capital R, and in this case phi v is equal to phi I. So we can say that the complex voltage across the resistor is in phase with the complex current through the resistor. In the second case, the value of z is iota omega L, which is the complex impedance of the inductor, and in this case we can say that the complex voltage across the inductor leads the complex current through the inductor by an angle of pi by 2. In the third case, we can say that the value of z is 1 upon iota omega c, which is equal to minus iota upon omega c. So as we can see, this number is purely imaginary part is negative, so the value is going to approach minus infinity, and thus phi v is going to become phi I minus pi by 2. So we can say that the complex voltage across the capacitor is going to lag the complex current through the capacitor by an angle of pi by 2. तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स अभी मैंने बोले हैं, ये आपको समझ लेना है यहाँ से. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनालिसिस. तो अब अगर अपन आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने से पहले अपन क्या करना चाहते हैं, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है. तो अगर अपने को इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, और इफ़ देर आर n एलिमेंट्स इन सीरीज, सो वी कैन से दैट द इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस इज इक्वल टू सिग्मा z i. द वैल्यू ऑफ i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू n. If all the elements are connected in parallel, then we can say that the complex impedance, the equivalent complex impedance of the complete circuit is going to be sigma 1 upon zi. The value of I is going to range from 1 to n. So this is the current portion of interest. So let's try to find out the complex equivalent impedance, which is Z equivalent. So let's try to add all the three complex impedances. So capital R, what is capital R? It is the complex impedance of the resistor. What is iota omega L? It is the complex impedance of the inductor. What is minus iota upon omega C? It is the complex impedance of the capacitor. Now let's try to change this equation in a form called A plus iota B. So Z equivalent is a complex number जिसका रियल पार्ट है कैपिटल R और इमेजनरी पार्ट कितना है, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C. So this is going to be equation number 5. So now that we have the value of Z equivalent, what is our next goal? Why we find out this value? We are interested in Z equivalent because we are going to apply Ohm's law in complex variables for the complete AC circuit by using the value of equivalent complex impedance. तो equivalent complex impedance की value अपने को use करनी है. So we can say that tilde V is equal to tilde I times equivalent complex impedance of the complete circuit, which is equal to this equation number 5. So tilde V is nothing but Vm e to the power iota omega t, that is equal to tilde I जो अपने को निकालना है. Z इक्वलेंट कितना है, Z इक्वलेंट है कैपिटल R प्लस आयोटा टाइम्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C. अब इसको डिनोमिनेटर में भेजोगे तो टिल्डा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vm e टू द पावर आयोटा ओमेगा t डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस आयोटा टाइम्स XL माइनस XC. ओके, नाउ न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ रहेगा Vm e टू द पावर आयोटा ओमेगा t, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें से कैपिटल R इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड XL माइनस XC इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. सो वी कैन राइट दिस एज द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर आयोटा बीटा, एंड बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज गोइंग टू बी tan इनवर्स XL which is omega L and XC is 1 upon omega C divided by capital R. So this is बीटा. तो बीटा की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो अपने को टिल्डा I की वैल्यू मिल चुकी है. तो टिल्डा I की वैल्यू को अगर ढंग से सिंप्लीफाई किया जाए, सो दिस इज Vm अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर आयोटा टाइम्स ओमेगा t माइनस बीटा. व्हाट इज बीटा? बीटा इज tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C डिवाइडेड बाय कैपिटल R. तो यहाँ तक अभी अपन पहुँच पाए हैं. So this is tilde I, it is the complex current in this AC circuit, and from equation 2 the complex current in the AC circuit is I naught e to the power iota times omega t plus phi I, and if we are going to compare these two equations we will get the value of
I naught. So what is the value of I naught? I naught is Vm by root of r square plus xl minus xc का whole square. Okay. And secondly, if we talk about phi I, so let's try to compare these two arguments. So the value of phi I is going to be negative tan inverse omega L minus 1 upon omega c divided by capital R. तो ये सब अपन देख चुके हैं. अब इतना एनालिसिस करने के बाद अपन और किस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं. सो द अल्टीमेट गोल इज़ टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट. हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आने वाला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडक्टर फर्स्ट, तो इंडक्टर के अक्रॉस अपने को वोल्टेज निकालना है किसी भी टाइम t पे. So we need to find the instantaneous voltage across the inductor. So using the complex equation again, V tilde L is equal to tilde I times iota omega L, which is the complex impedance of the inductor. And this can be again written as V naught e to the power iota times omega t plus phi V. So we are using this equation from here. So if you want to write, ओके तो अगर अपने को किसी भी आयत एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स वोल्टेज लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, वी नॉट ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 5v. तो वही चीज़ अपन ने यहाँ पे करी है. इतना लिखने के बाद में अपन इन दो चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ टिल्डा आई. टिल्डा आई की वैल्यू अपने पास है. तो टिल्डा आई की वैल्यू कितनी थी? टिल्डा आई वॉज आई नॉट टाइम्स ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस 5i. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट ई टू द पावर आयोटा टाइम्स ओमेगा टी प्लस 5v. तो e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचेगा अपने पास में, इधर एक था आयोटा ओमेगा एल का फैक्टर. ठीक है, अगर अपन यहाँ से बात करें वी नॉट की, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी होगी बताओ. सो व्हाट इज़ वी नॉट? इट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज़ वी नॉट. सो वी नॉट इज़ इक्वल टू आई नॉट टाइम्स आयोटा ओमेगा एल and this is further multiplied by e to the power iota times phi I minus phi v. Okay, now this thing phi I minus phi v, what is this? So the value of phi I minus phi v for an inductor कितना होगा? minus pi by 2. So this number becomes e to the power minus iota pi by 2, which is equal to what? माइनस आयोटा. माइनस आयोटा कैन बी रिटन एज प्लस 1 अपॉन आयोटा, और उस आयोटा से ये वाला आयोटा कैंसिल होगा. सो वी विल बी लेफ्ट विथ आयोटा ओमेगा एल. सो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. सिमिलरली आप कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस भी कर सकते हो. ओके, एंड द फाइनल गोल इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी टिल्डा एल, विच इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. ओके, so this is the complex voltage across the inductor at any time t. So we can say that V tilde L is equal to what? It is equal to V naught times e to the power iota omega t plus 5v. Now we don't know the value of 5v, but we know the value of phi I. So we are going to use this equation which says that 5v is equal to pi by 2 plus phi I. So this number can be written as, तो V naught की वैल्यू कितनी है? It is going to be I naught omega L, तो omega L as it is. और I naught की वैल्यू कितनी है? So from here the value of I naught is going to be Vm divided by square root of capital R square plus XL minus XC का whole square. So this complete is the value of V naught. Okay, V naught multiplied by e to the power iota times omega t. What is the value of 5v? 5v is going to be pi by 2 plus phi I, and the value of phi I is going to be negative tan inverse XL minus XC divided by capital R. So this is the final argument. So the instantaneous voltage across the inductor at any time t is going to be the real part of this complex number, which is going to be omega L Vm divided by square root of capital R square plus XL minus XC का whole square times cos of omega t plus pi by 2 minus tan inverse of omega L minus 1 upon omega c divided by capital R. So this is the final answer. So we can say that, so the final voltage across the inductor at any time t is going to be omega L Vm divided by square root of R square plus XL minus XC का square multiplied by cos of omega t plus pi by 2 minus tan inverse omega L minus 1 upon omega c by R. Now this negative sign can be adjusted inside and this argument can again become tan inverse of XC minus XL upon R, जो अपन ने Vm sin omega t के साथ किया था. तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स यहाँ पे Vm cos ओमेगा टी हो या Vm sin ओमेगा टी हो, सारे रिजल्ट्स अभी तक जो भी अपन ने पढ़े सब कुछ वैलिड है और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस रिजल्ट तक पहुँचने का. एंड दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू यूज़ इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस.
तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, किसी भी सर्किट एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस लिखेंगे और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. सो दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव वे. यहाँ पे अपन डायरेक्टली देख सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट what is the phase difference between the voltage across the circuit element and the current through the circuit element. Okay, तो मिलते हैं अपन कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस में, है ना. टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू. ऑलराइट, सो द फर्स्ट पार्ट इज डिटरमिन द करंट थ्रू द रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो इस रजिस्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है किसी भी टाइम टी पे, वो अपने को निकालना है. तो कैसे प्रोसीड करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम में. सो वी हैव the inductor and resistor connected in parallel and this combination is connected in series with a capacitor of capacitance C और एक alternating voltage source अपने पास है Vm cos omega t. तो इस प्रॉब्लम को अगर कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस वाले मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, वी शुड डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स AC सोर्स tilde V which is equated with Vm e to the power iota omega t and we need to verify that the actual voltage which is Vm cos omega t should be equated with the real part of tilde V and this is true. So this is equation 1. Second equation में अपन क्या करते हैं, we need to directly find the current through the resistor as a function of time. So tilde IR is equal to tilde VR divided by the complex impedance of the resistor which is capital R. Okay, now how to find the value of tilde VR. So what is this? This is the complex voltage, this is the complex AC voltage across the resistor at any time t. तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वी नीड टू डू ZRL डिवाइडेड बाय ZRL प्लस ZC टाइम्स द टोटल AC वोल्टेज अवेलेबल विच इज़ Vm e to the power iota omega t. Now what is ZRL? ZRL is the equivalent complex impedance of the resistor and the inductor and ZC is the complex impedance of the capacitor which is equal to minus iota upon omega c. अपन पढ़ चुके हैं कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स पैरेलल में होंगे तो उनका जो इक्वलेंट complex impedance होगा that is Z equivalent, that is going to be iota omega L which is the complex impedance of the inductor multiplied by complex impedance of the resistor which is capital R divided by the summation of 2 which is going to be iota omega L plus capital R. ऊपर नीचे कैपिटल R माइनस आयोटा ओमेगा L से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में बच जाना चाहिए कैपिटल R माइनस आयोटा ओमेगा L टाइम्स कैपिटल R टाइम्स आयोटा ओमेगा L. डिनोमिनेटर में बचना चाहिए कैपिटल R स्क्वायर प्लस omega square L square because the value of minus iota square is going to be plus 1. Iota is imaginary number. So this is the value of Z equivalent which is denoted by Z subscript RL, that is the equivalent complex impedance of the resistor and the inductor. Alright, so let's try to simplify this expression. So we have the value of tilde VR to be ZRL. अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अपन ब्रेक करते हैं रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में. इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर एंड द इमेजिनरी पार्ट इज गोइंग टू बी कैपिटल R स्क्वायर ओमेगा L डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर. और न्यूमिनेटर वाला नंबर आ चुका है अपने पास. तो बात करते हैं डिनोमिनेटर की. तो डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में था ZRL प्लस ZC. सो ZRL यही है, इसमें अपने को जोड़ना है ZC. व्हाट इज ZC? ZC इज़ द कॉम्प्लेक्स इम्पेडेंस ऑफ द कैपेसिटर विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन ओमेगा C. तो इस वाले नंबर को इसके साथ ऐड करना है. सो वी शुड गेट R ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स R स्क्वायर ओमेगा L डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा C. तो आयोटा को कॉमन ले लिया बेसिकली अपन ने. सो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय अ कंप्लीट ब्रैकेट विच इज Vm e to the power iota omega t. So this is going to be the value of tilde VR which is the complex AC voltage across the resistor at any time t. अब अगर अपने से बोला जाए द वैल्यू ऑफ tilde IR विच इज़ द कॉम्प्लेक्स AC करंट थ्रू द रजिस्टर एट एनी टाइम t. सो दिस इज गोइंग टू बी tilde VR डिवाइडेड बाय कैपिटल R. तो इस पूरी वैल्यू को कैपिटल R से आप डिवाइड करेंगे और इसका रियल पार्ट आप कैलकुलेट करेंगे. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है तो एग्जामिनर ने क्या किया, एक क्वेश्चन डिज़ाइन किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ C फॉर विच IR इज मैक्सिमम. तो कॉम्प्लेक्स करंट थ्रू द रजिस्टर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम फॉर विच वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. तो tilde VR को मैक्सिमाइज करना है. tilde VR को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे अपन, बाय मिनिमाइजिंग द डिनोमिनेटर.
ओके इसको मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, इस नंबर को ज़ीरो कर देंगे। इस नंबर को ज़ीरो करेंगे तो अपने पास में डायरेक्टली कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। कितनी है कैपेसिटेंस की वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू बी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल। So this is the value of capacitance for which tilde IR is maximum. तो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप यहाँ डालेंगे। सो एक्चुअली 1/ओमेगा c will become this number will become 0. अब ये नंबर 0 बन चुका है, इस नंबर की 0 बनते ही डिनोमिनेटर में बच जाएगा सिर्फ रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और अब अपन क्या करेंगे, इस रियल पार्ट से इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इसको इसके नीचे लिखेंगे। सो द वैल्यू ऑफ tilde VR is going to be 1 plus iota times what, iota times capital R by omega L. So this is capital R by omega L, है ना, ये कर्ली ब्रेसेस अपन ने क्लोज किए एंड Vm e to the power iota omega t was already there. So the value of tilde IR is equal to what, it is equal to Vm e to the power iota omega t times 1 by capital R plus iota by omega L. So this is the maximum complex current through the resistor at any time t. This is valid for the value of capacitance equated with this. Okay. The final part is this: find the power dissipated in the resistor as a function of time. So if you want to find the final power dissipated in the resistor, then you need to calculate what? The product of I square times capital R. And one point you need to note is that this is real current, this is resistor, and this is not the complex impedance of the resistor, which is also capital R. Because if we say real part of tilde I square R, so this expression is invalid. ये चीज़ आपको पता चल जाएगी जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि this expression is invalid. फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि this expression is invalid. So first of all you need to calculate the actual value of the current which is flowing through this resistor at any time t. But before calculating the real part of tilde IR, we need to adjust this value such that it becomes like IR tilde equals I naught e to the power iota times something. तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे e to the power iota times something. तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको भी चेंज करना पड़ेगा. So the value of tilde IR max is equal to Vm. Now e to the power iota omega t was already there, and this number can be written as e to the power iota times beta, and this should be multiplied by the magnitude of complex number, which is square root of 1 by r square plus 1 by omega square L square. And the value of beta in this case is going to be tan inverse 1 by omega L upon 1 by r, which is equal to r by omega L. तो ये बीटा की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, ठीक है. So let's calculate the value of real part of tilde IR max. तो इसका रियल पार्ट अगर आपको निकालना है, so that is going to be Vm times square root of 1 by r square plus 1 by omega square L square. This should be multiplied by cos of omega t plus beta, and the value of beta is known to us, which is tan inverse r by omega L. So this is the real part of the complex number, and this is what, this is the actual current flowing through the resistor at any time t for the value of C equated with this. Okay, so the final goal is to find the power dissipated in the resistor as a function of time for the maximum current. तो पावर अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करके रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस शुड बिकम 1 बाय कैपिटल R प्लस R बाय ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर टाइम्स Vm स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस बीटा. बीटा वॉज tan इनवर्स ऑफ कैपिटल R बाय ओमेगा L. So this is the power dissipated in the resistor as a function of time, and this is associated with the maximum current flowing through the resistor for the value of capacitance equated with this. So this is a very amazing method. Okay, this question clearly illustrates the power of complex impedance, the method of complex admittance and complex variables. So this is one of my favorite questions, or this method is guaranteed to work in any AC circuit you will ever encounter in this preparation. कोई सी भी एग्जाम में आप कोई सा भी AC circuit उठा लीजिए, this trick will never ever fail. Okay. So now let's solve a practice problem from magnetism chapter. तो अपने पास में एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, मास m है. इस पूरे 3D स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड्स है. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज डिनोटेड बाय द वेक्टर b j कैप, वेयर b इज अ कांस्टेंट. ओके, और ये जो सॉलिड स्फीयर है इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे अपन ने बहुत सारी कॉइल्स रैप्ड कर दी. कितनी कॉइल्स रैप की टोटल?
सो टोटल n कॉइल्स अपन ने रैप्ड किए, ठीक है, और हर एक कॉइल में I करंट फ्लो होता है विच इज़ कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, तो ये सब डेटा अपने को गिवन है। एंड ये जो सॉलिड स्फीयर है इनिशियली इस तरह से इस ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन में रखा है एक इंक्लाइंड प्लेन पे, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, and we need to find the clockwise angular velocity of this solid sphere as a function of clockwise angle rotated, that is phi dot as a function of phi। ये चीज़ अपने को निकालनी है। तो कुछ लोग तो क्या प्योर रोलिंग सुनते ही डर जाते हैं ना, ये स्फीयर यहाँ पे प्योर रोलिंग करेगा, अरे रोटेशनल मोशन आ गया, नहीं आता रोटेशनल मोशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बस इस टाइप के क्वेश्चन दिखने में डरावने होते हैं बट इम्पॉर्टेंट भी है ये ऑन द अदर एंड। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कैसे प्रोसीड करना है, तो कुछ भी नहीं करना है यार। अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है, बिकॉज वी नो दैट म्यू वेक्टर इज इक्वल टू एन आई ए वेक्टर। सो वी कैन से दैट एरिया वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल विच इज कैरिंग अ कॉन्स्टेंट करंट आई, ठीक है। अब अपन ने बोला कि इनिशियली क्लॉकवाइज एंगल रोटेटेड कितना था, 0 था, और क्लॉकवाइज एंगल जो है वो अपन यहाँ से मेजर करेंगे, मतलब ये स्फीयर रोल होना स्टार्ट होगा और ये जो एरिया वेक्टर है ये भी रोल होगा। तो जितना भी एंगल ये एरिया वेक्टर टर्न करेगा दैट इज गोइंग टू बी द क्लॉकवाइज एंगल रोटेटेड। अपन ने बोला कि किसी भी टाइम टी पे अपना स्फीयर यहाँ पे आ चुका है, और जब स्फीयर यहाँ पे आ चुका है तो अपन क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं यार, देखो एक फोर्स तो इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज mg, ठीक है। ये एंगल कितना हो चुका है, थीटा हो चुका है, और ये एंगल थीटा है तो वापस से ये एंगल कितना हो गया, थीटा। इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका आगे की तरफ जाएगा, दैट इज mg sin थीटा। अब बॉटम मोस्ट पॉइंट के आगे स्किड होने की टेंडेंसी है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, पढ़ा है अपन ने मैकेनिक्स में। तो अपन ने इस पर सारे फोर्सेस बना लिए हैं, ओके। अभी जो कॉइल है दिस इज़ अ करंट कैरिंग कॉइल, और करंट कैरिंग कॉइल का करंटली जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से पॉइंट कर रहा है। सो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस एरिया वेक्टर, और अपन ने बोला द टोटल फाई एंगल इज़ रोटेटेड बाय दिस कॉइल इन टी टाइम। किसी भी टाइम टी तक ये फाई एंगल रोटेट कर चुकी है, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो कितना है, दैट इज़ गोइंग टू बी बी जे कैप, इट इज़ लाइक दिस। तो सारी डिटेल्स अपने पास में है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेट फोर्स बराबर एम ए इक्वेशन लगाएंगे अलॉन्ग द इंक्लाइन। सो वी कैन से दैट एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और प्योर रोलिंग हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप रख सकते हैं कैपिटल आर टाइम्स अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई, दैट इज़ फाई डबल डॉट। अब इस एक्सेलरेशन को आप यहाँ रखेंगे, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, इट इज़ एम जी साइन थीटा माइनस एम टाइम्स कैपिटल आर फाई डबल डॉट। तो एफ इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी, एम जी आर साइन थीटा माइनस एम आर स्क्वायर फाई डबल डॉट। अब अपन क्या करेंगे अगले स्टेप में, ओके। तो अपन देख सकते हैं दिस स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, सो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अबाउट दिस एक्सिस। अब नेट टॉर्क लिखना है तो अपन जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क एक करंट कैरिंग कॉइल पे कितना होता है, अपन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर में। सो द टॉर्क इज इक्वल टू एन आई टाइम्स ए क्रॉस बी। ए तो है एरिया वेक्टर, बी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एन आर द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स। कितनी है वो, कैपिटल एन टर्न्स है, उतनी ही कॉइल्स है, ओके। अगर अपन नेट टॉर्क की बात करें तो एन आई ए क्रॉस बी का टॉर्क आ रहा है बाहर की तरफ, और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है दैट इज सपोर्टिंग द क्लॉकवाइज एंगुलर रोटेशन। सो वी कैन से दैट एफ आर, ओके, सो वी कैन से दैट एफ आर माइनस एन आई ए क्रॉस बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई। ये आ चुकी है अपने पास चीज़। सो दिस इज द नेट टॉर्क एंड दिस शुड बी इक्वेटेड विद आई अल्फा। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है, डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई। अब एक काम करो, एफ आर की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रॉम द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। सो वी कैन से दैट एम जी आर साइन थीटा, सो दिस इज एम जी आर साइन थीटा माइनस एम आर स्क्वायर फाई डबल डॉट, सो दिस इज एम आर स्क्वायर फाई डबल डॉट, एंड माइनस एन आई, और ये लिखा था अपन ने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर फाई डबल डॉट। अब इस इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो मैकेनिक्स में अपन ने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व की इस टाइप की, और इसको इंटीग्रेट करना एक ईजी बात नहीं है अगर आपको एक चीज़ नहीं पता है तो, और उस चीज़ का नाम है द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट फाई डॉट विथ फाई। एक साइड में होना चाहिए फाई डॉट, एक साइड में होना चाहिए फाई।
तो उसके लिए अपने पास में डी फाई होना चाहिए एक तरफ और एक तरफ होना चाहिए डी फाई डॉट। तो डी फाई और डी फाई डॉट में रिलेशन क्रिएट करना है यूजिंग फाई डबल डॉट विच इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। So we can say that the value of phi double dot is equal to d phi dot by dt. अब ऊपर नीचे d phi से मल्टीप्लाई करेंगे, so the value of phi double dot is going to be d phi dot तो था ही, नीचे भी अपन ने d phi लिख दिया और ऊपर भी अपन ने d phi लिख दिया, एंड d phi by dt कितना होता है, phi dot होता है। तो अब ये रिलेशन अपने पास आ चुका है ना। अब अपन क्या करेंगे, phi डबल डॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और फिर फाई डॉट डी फाई डॉट को एक तरफ ले जाएंगे और बची हुई टर्म को डी फाई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट्स कैसे लगाएंगे अपन, जब इनिशियल क्लॉकवाइज रोटेटेड एंगल 0 था तब एंगुलर वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 थी, और जब क्लॉकवाइज एंगुलर रोटेटेड कितना था, फाई था, तो क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, फाई डॉट हो चुकी थी। तो उस हिसाब से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, सो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना था, इनिशियली द एंगल वॉज थीटा, और बाद में जो एरिया वेक्टर है वो कुछ क्लॉकवाइज एंगल फाई रोटेट कर चुका है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। बट इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली डरा देते हैं स्टूडेंट्स को, रोलिंग हो रही है कैसे करेंगे, मैग्नेटिज्म भी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। अपन ने प्योर रोलिंग के तो एक ही कंडीशन यूज़ किया है यहाँ पे बस, कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ये कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की। और प्योर रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का पूरा केस मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं अपन, बहुत एडवांस में पढ़ा है अपन ने रोलिंग मोशन को, है ना। तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, बट येस इस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। मिक्सिंग होना भी स्टार्ट हुई है, ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस को अपन मिक्स करेंगे, है ना। तो अब अपन कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस, ताकि अपना जो फाउंडेशन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, ऑलराइट, तो बात करते हैं पैरेलल आरएलसी एसी सर्किट की। सो वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स वी एम कॉस ओमेगा टी एंड 3 सर्किट एलिमेंट्स है, इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, एंड वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू दिस एसी सोर्स एट एनी टाइम टी। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपन इस प्रॉब्लम को एक अनकन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। क्या है वो तरीका, सो द स्टेटमेंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय दिस एसी सोर्स विल बी इक्वेटेड विथ द एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स इन 1 सेकेंड। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस स्टेटमेंट प्रैक्टिकली। कैसे प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है, देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर में 1 सेकेंड में डिसिपेट होने वाली एनर्जी कितनी है, दैट इज़ v²/r, और रेजिस्टर के अक्रॉस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, Vm cos ओमेगा टी। ओके, सो वी कैन डू Vm cos ओमेगा टी, सो दिस इज v, सो v²/R is U1. So this is the energy dissipated in the resistor in form of heat in 1 second. So let's talk about the capacitor. तो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होने वाली एनर्जी 1 सेकेंड में कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ what, so it is going to be d/dt of half CV², because half CV² is the energy stored in the electric field of the capacitor. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, so this should become CV dV/dt. V कितना है, V is equal to Vm cos ओमेगा टी, so we can get the value of U2, that is going to be Vm cos ओमेगा टी times C multiplied by the derivative of Vm cos ओमेगा टी, which is going to be minus Vm ओमेगा sin ओमेगा टी. Okay, so this is U2. So this is actually the energy stored in the electric field of the capacitor in 1 second at any time t, because this expression is time dependent. Now if we talk about the inductor, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी हर सेकेंड पे कितना इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रहेगा, Vm cos ओमेगा टी। तो अपन क्या कह सकते हैं, U3 is going to be V multiplied by I. So I is the instantaneous current through the inductor. अब वापस चलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में. So as I said in the previous lecture, the method of complex impedance and admittance is guaranteed to work in any AC circuit you will ever encounter. So we need to find the instantaneous current through the inductor. So we can say that the complex current through the inductor is equal to the complex voltage across the inductor divided by the complex impedance of the inductor, which is going to be iota omega L. And we can write tilde V as Vm e to the power iota omega t. Okay, and denominator में क्या था, iota omega L. Now iota can be written as e to the power iota pi by 2. आयोटा को ये लिख दो और फिर उसको न्यूमिनेटर में भेजोगे. सो वी विल बी लेफ्ट विथ Vm अपॉन ओमेगा L टाइम्स e टू द पावर आयोटा टाइम्स ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. Now the actual current across the inductor at any time t is going to be the real part of complex current through the inductor, and this is going to be nothing but Vm upon omega L times cos of omega t minus pi by 2.
and cos of omega t minus pi by 2 is sin omega t. So this is going to be Vm upon omega L times sin of omega t. So this is the current through the inductor at any time t. So we can finally calculate the energy stored within the magnetic field of the inductor in 1 second at any time t. That is the instantaneous rate of doing work by this AC source on the inductor itself. So that is going to be U3. U3 is the product of V and I. The value of V is Vm cos omega t, and the value of the actual current through the capacitor is going to be Vm upon omega L times sin of omega t. तो इसका प्रोडक्ट आ चुका है Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा L टाइम्स साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी का प्रोडक्ट. So finally we have the values of U1, U2 and U3, and the final goal is to equate the instantaneous rate of doing work by the AC source to the energies stored within the electric and magnetic fields of the circuit element in 1 second. ठीक है, ये स्टेटमेंट अपन अप्लाई कर रहे हैं यार. इन तीनों को आप ऐड करेंगे और इक्वेट कर देंगे किसके, Vm cos omega t टाइम्स द करंट थ्रू द AC सोर्स जो अपने को निकालना है, एंड दिस इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3. ठीक है, अब U1 प्लस U2 प्लस U3 को आप कैलकुलेट करेंगे और सब में से Vm cos ओमेगा टी को अपन कैंसिल करते हैं डायरेक्टली. सो Vm cos ओमेगा टी किया, इसमें से भी Vm cos ओमेगा टी को डायरेक्टली अपन हटाते हैं, और क्या बचा अपने पास U1. तो U1 में से भी Vm cos ओमेगा टी को अपन हटाएंगे और सबको ऐड करेंगे तो अपने पास IAC की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इट इज़ गोइंग टू बी Vm cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस U2 प्लस U3. और U2 प्लस U3 में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है Vm साइन ओमेगा टी. सो वी कैन टेक Vm साइन ओमेगा टी एज कॉमन, और इसको कॉमन लेने के बाद क्या बचना चाहिए अपने पास में, 1 अपॉन ओमेगा L माइनस ओमेगा C. सो दैट्स द फाइनल आंसर. आई थिंक ये लिखा भी है यहाँ पे, है ना. सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग वे ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, and this is my favorite method of complex impedances and admittances. What is complex admittance? Complex admittance is equal to 1 upon complex impedance. That's it. So it is a very simple definition. तो ये तो था अपना पहला illustration. So first of all we are going to calculate the equivalent complex impedance of this 6 cell inductor and the C capacitor. तो ये जो 6 cell वाला इंडक्टर है इसका कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस कितना है, द कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस ऑफ दिस 6 cell इंडक्टर इज 6 आयोटा ओमेगा L and the complex impedance of this capacitor is 1 upon iota omega C. So we can say that the equivalent complex impedance of these two circuit elements is going to be 1 by iota omega C plus 6 iota omega L. Now 1 by iota can be written as minus iota, denominator में था omega times C, and the value of C is given as 1 by 2 omega square L. और एक टर्म ऐड करनी है 6 iota omega L. This is the equivalent complex impedance of these two circuit elements. तो इसको सॉल्व करना है यार अपने को. तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा तो बच जाएगा ये -2 आयोटा ओमेगा L. सो +6 आयोटा ओमेगा L -2 आयोटा ओमेगा L, दैट इज गोइंग टू बी +4 आयोटा ओमेगा L. अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, इस इंडक्टर का कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस है आयोटा ओमेगा L, इस वाले का कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस है 2 आयोटा ओमेगा L, और इन दोनों का रेशो जो है वो है 1:2. इस वाले में देखेंगे आप तो इस वाले 12 इंडक्टर का कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस है 2 आयोटा ओमेगा L, और इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस है 4 आयोटा ओमेगा L, एंड अगेन द रेशियो इज़ फाउंड टू बी 1:2. और जब इस तरह की कंडीशन एक सर्किट में होती है तो ये जो बीच वाला एलिमेंट है कनेक्टिंग द टू लाइंस, दिस कैन बी इफेक्टिवली रिमूव. इस रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है तो डायरेक्टली इस रेजिस्टर को अपन रिमूव कर सकते हैं इस टाइप के केसेस में, और इस चीज़ को मैं डीसी सर्किट्स में प्रूव कर दूंगा. 1 मिनट का प्रूफ है, बट फिलहाल अगर अपन पॉइंट पे आएँ तो अपन इस रजिस्टर को रिमूव कर चुके हैं, तो अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही चुका है ऑलमोस्ट. सो वी नीड टू फाइंड टिल्डा आई. सो वी कैन से दैट टिल्डा आई इज इक्वल टू टिल्डा वी डिवाइडेड बाय जेड इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीट सर्किट. ओके, सो टिल्डा वी इज Vm e to the power iota omega t, and the equivalent impedance of the complete circuit is going to be, तो दो इम्पेडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है. पहला इम्पेडेंस है 3 आयोटा ओमेगा L और दूसरा इम्पेडेंस है कितना 4 + 2 टाइम्स आयोटा ओमेगा L, और डिनोमिनेटर में इनको आप ऐड करेंगे सो दिस शुड बिकम 9 आयोटा ओमेगा L. आयोटा ओमेगा L से आयोटा ओमेगा L कैंसिल होगा, 4 + 2 is 6, 3 is 18, so this should become 2. So tilde I is equal to Vm e to the power iota omega t divided by 2 iota omega L, and again this iota can be written as e to the power iota pi by 2. Okay,
So Vm upon 2 omega L times e to the power iota omega t minus pi by 2. And the actual current through the AC source is going to be the real part of tilde I, and that is going to be Vm upon 2 omega L cos of omega t minus pi by 2. And that is going to be sine of omega t. क्योंकि cos of minus theta and cos of plus theta is equal. ठीक है यार, तो ये दो क्वेश्चंस भी अपन कर चुके हैं. तो यहाँ तक अपन कह सकते हैं एक्सेप्ट 3 टॉपिक्स, द ट्रांसफॉर्मर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज एंड रेजोनेंस, इन 3 टॉपिक्स को छोड़ के जो चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस वो बाइंड अप करते हैं अपन ऑफिशियली. सो दिस मच कंटेंट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम JEE एडवांस्ड एंड ऑब्वियसली JEE मेंस. सफिशिएंट है इतना कंटेंट, इसके आगे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट मॉड्यूल 16 पार्ट बी. तो यहाँ पे अपना ऑफिशियली मॉड्यूल 16 ख़त्म होता है. मॉड्यूल 17 से चीज़ें मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएगी. सो आई विल सी यू देयर. टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड जय हिंद.